तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका हम लोग कुछ जनरल क्वेश्चंस को देखेंगे। एक क्वेश्चन होता है बार बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का एक प्रश्न होता है जो बार बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। हम आपको बता देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का एक प्रश्न है। हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे, फिर इसका भी हम लोग सुपर बोर्ड मॉडल प्रश्न देखेंगे। सुपर बोर्ड मॉडल प्रश्न जिस प्रकार से हमने फिजिक्स का देखा था उस प्रकार से इसका भी हम लोग सुपर बोर्ड मॉडल प्रश्न देखेंगे। और सुपर बोर्ड मॉडल प्रश्न पढ़ने के बाद आपको किसी और नोट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी बड़े सा नोट्स पढ़ने का, कोई और नोट्स पढ़ने का, कोई और बुक पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। ठीक, तो आप फिजिक्स का नोट्स जिस प्रकार से दिए उसी प्रकार से इसका भी मिलेगा। तो आप लोग देखिए, पहले जनरल क्वेश्चंस को देख लेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम आपको ये करा देते हैं। पहला प्रश्न है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका आंसर लिखेंगे श्वसन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, याद रखिएगा श्वसन कैसी है, ऊष्माक्षेपी। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं उसके बाद हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें हीट भी होता है। आप लोग जाड़ा के दिन में देखिएगा, जब कुहासा लगा होता है जाड़ा के दिन में, ठंडी के दिन में, तो जब हमारे मुँह से क्या निकलता है, वाफ निकलता है, गरम गरम हवा निकलता है, यानी उसमें से ऊष्मा निकलता है, इसलिए ऊष्माक्षेपी है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है एक द्रव धातु का नाम लिखे, यानी कि एक धातु का नाम लिखे जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड फॉर्म में कौन सा धातु होता है, तो होता है पारा। ठीक, याद है पारा यानी कि मरकरी। मरकरी धातु, इसका Hg होता है सिंबल। ठीक, Hg मरकरी धातु है जो हमेशा द्रव कमरे के तापमान में भी द्रव में पाया जाता है, यानी कि लिक्विड में पाया जाता है। कमरे के तापमान में भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कौन सा धातु है, तो पारा हो गया। इसका 80 होता है परमाणु संख्या। ठीक, याद रखिएगा Hg 80 होता है। अब देखिए अगला है ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है। तो हम आपको बताए थे ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण, जबकि ऑक्सीजन का वियोग अवकरण कहलाता है। ठीक, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न है एक द्रव अधातु का नाम लिखे, यानी कि एक ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन है, याद रखिएगा। ये इसको हम महत्वपूर्ण नहीं बोलेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, बल्कि भी आई, यानी कि जितना महत्वपूर्ण प्रश्न बोल सकते हैं आप लोग, हम इसको क्वेश्चन में ले देते हैं। देखिए इसको क्वेश्चन में, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अभी का अभी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इतना प्रश्न बार बार आपको पूछा जाएगा। और आपको आप जानते हैं बच्चे क्या गलत करते हैं, पूछा जाता है ना कि कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसका आंसर ब्रोमीन होता है। लेकिन हम लोग जल्दी में क्या पढ़ते हैं, कौन सा धातु है जो पारा मार्क आ जाते हैं, लेकिन ब्रोमीन इसका आंसर होता है, क्योंकि अधातु लिखा रहता है। आप लोग देखिएगा बार बार प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि हमें पता है कि क्लास 10th के बारे में कितना प्रश्न पूछा जाता है। आप तो अभी क्लास 10th में प्रवेश किए हैं तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन हमें पता है कितना तंग करता है, कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसका जरूर याद रखिएगा कि कौन सा अधातु जो कमरे के तापमान पर होता है, तब ब्रोमीन। ठीक, अधातु बोले तो पारा, Hg पारा। ठीक, धातु बोले तो। अगला है प्रश्न कि दो निष्क्रिय गैसों का नाम लिखे। तो आप लोग जानते हैं निष्क्रिय हीलियम, जेनॉन, रेडॉन जो हमारा होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, यही हमारा क्या है, अक्रिय गैस यानी निष्क्रिय गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, क्या 5-6 हमारे निष्क्रिय गैस। इसमें किसी को भी दो का नाम लिख दीजिएगा, तो हम लोग हीलियम और नियॉन को लिख देंगे। ठीक, हीलियम और नियॉन जो हमारे सबसे नज़दीक है, हीलियम होता है 2, आई होता है, नियॉन होता है 10। ठीक, तो ये सबसे आसान होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये होता है निष्क्रिय गैस होता है। तो आप लोग याद रखिएगा हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन, आर्गन, रेडॉन, तो यही हमारा होता है निष्क्रिय गैस। इसमें किसी भी दो का नाम लिख दीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है। हम आपको बताया था कि ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण, जबकि हाइड्रोजन का संयोग अवकरण कहलाता है। ठीक, इसी को अवकरण को कहा जाता है अपचयन। ठीक, और ऑक्सीकरण को कहता है उपचयन। इसका याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए याद करने का ट्रिक है ना, याद करने का ट्रिक पे हमेशा फोकस कीजिएगा। ठीक, जब ट्रिक बताते हैं आज से क्या अवकरण में आपको ये सब भूल जाना है कि पहला अक्षर देखना आ है। अब यहाँ पे होता है दो चीज़ होता है, जब हम कंफ्यूज करते हैं तो हमारे ऑप्शन में दूसरे पहला होता है ना उपचयन, और फिर होता है नीचे होता है अवकरण। हम कंफ्यूज करते हैं ना, ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं या अवकरण को उपचयन ऑक्सीकरण। देखिए उपचयन होता है, अपचयन होता है, सॉरी हम गलती लिख दें, अपचयन होता है। एक उपचयन, एक अपचयन। ठीक, अपचयन
एक उपचयन एक अपचयन होता है। देखिए हम कंफ्यूज करते हैं ना कि उपचयन किसको कहते हैं, अपचयन किसको कहते हैं। तो याद करने का सबसे आसान ट्रिक क्या है, देखिए अवकरण को उपचयन कहेंगे कि अपचयन कहेंगे, यही हमें याद करने में दिक्कत होता है। या फिर ऑक्सीकरण को कहेंगे, ऑक्सीकरण को उपचयन कहेंगे कि अपचयन कहेंगे। तो इसको याद करने का सबसे आपको आसान ट्रिक बताना है, ट्रिक पे आप फोकस कीजिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक है ना कि अवकरण को क्या कहते हैं, तो इसको देखना है ना। तो अवकरण का बाकी सब भूल जाए। देखिए पहले क्या है अ, जहाँ भी पहले अ होगा वही होगा अवकरण, ठीक। जहाँ भी पहले पहला अक्षर सेम खा जाएगा वो अवकरण होगा, बाकी जो बच गया वो ऑक्सीकरण होगा, ठीक। पहला जो अक्षर सेम खा जाएगा वो क्या होगा, अवकरण। देखिए अवकरण जब हम बोलेंगे ना कि अवकरण को दूसरा नाम क्या है, तो बोलेंगे अवकरण। अस है ना तो अपचयन होगा, अ से अपचयन। तो बोलेगा एग्जामिनर कि आप बताइए कि अवकरण का दूसरा नाम क्या है, तो बोलेगा कि ऑप्शन दीजिए, तो वो ऑप्शन देगा कि उपचयन की अपचयन। तो आप बोलिएगा अ से अवकरण, तो अ से अपचयन होगा, अपचयन पर ट्रिक मारिएगा, सही है, ठीक। अब बाकी बच गया उपचयन ऑक्सीकरण के लिए उपचयन, ठीक। तो आप लोग ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा। आप कमेंट करके बताइए आपको ट्रिक कैसा लगा। हम भी यही ट्रिक से याद रखे थे, हमारा ए टू जेड सही बनता था जब हम ट्रिक के साथ बनाते थे, नहीं तो बड़ी कन्फ्यूजन, तो कौन अपचयन है कौन उपचयन कन्फ्यूजन होता था, ठीक। आप लोग ट्रिक इस ट्रिक्स के साथ ही याद रख सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, या तो हाइड्रोजन का त्याग करेगा तो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन का त्याग करेगा तो ऑक्सीकरण होगा यानी कि उपचयन होगा, और जबकि ऑक्सीजन का त्याग करेगा तो अवकरण होगा यानी कि अपचयन होगा। अवकरण अस्य अवकरण अस्य अपचयन होगा। तो त्याग करना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो होगा अपचयन, जबकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का त्याग करेगा, हाइड्रोजन का त्याग करेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का, तो क्या होगा, ये होता है ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे ऑक्सीकरण अवकरण दोनों में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। जबकि ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का त्याग किया जाता है और अवकरण में ऑक्सीजन का त्याग किया जाता है, ठीक। और वही इसका अपोजिट हो जाता है, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का संयोग किया जाता है और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग किया जाता है, अवकरण में हाइड्रोजन का संयोग किया जाता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक धातु दूसरे धातु से विस्थापित हो जाना क्या कहलाता है। जब एक धातु दूसरे धातु से विस्थापित हो जाता है, कम क्रियाशील को अधिक क्रियाशील विस्थापित कर देता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है। देखिए ये क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, अब बस ये इतना ध्यान रखें क्योंकि महत्वपूर्ण नहीं है, ये कभी परीक्षा में नहीं पूछा गया ना ही पूछा जाता है। तो आप लोग ये याद रखिए खाली ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा ज्वाला 4 प्रकार का होता है, एक नीला, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र, ठीक। नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र, ठीक, याद रखेगा। नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र, 4 प्रकार का ज्वाला होता है, ठीक। मोमबत्ती का ज्वाला इस प्रकार से आप देखते होंगे, यहाँ पर मोमबत्ती का चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इस प्रकार से मोमबत्ती होता होगा, मोमबत्ती हो गया, इसमें हमारे 4 क्षेत्र पाया जाता है, ठीक। ये हमारा 4 क्षेत्र होता है मोमबत्ती का, ठीक। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है एलपीजी का पूरा नाम क्या है, एलपीजी का फुल फॉर्म लिखना है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, याद रखेगा। एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक। एलपीजी जो जिससे हमारे घर में खाना बनता है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए अगला प्रश्न है एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इथाइल मेरकैप्टन, ठीक। ये एलपीजी गैस का कोई गंध नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे गैस में जब घर में जब गैस लीक करता है तो हमें उसका धमक पता चल जाता है, सूंघ के ही पता चलता है गैस लीक कर रहा है। तो उसमें क्या सुगंध के लिए मिलाया जाता है, जो हमारे गंध आता है गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, इथाइल का मेरकैप्टन मिलाया जाता है, ठीक। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इथाइल मेरकैप्टन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न 13 नंबर, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र लिखें। तो CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम CaOH का होल 2, ठीक। CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, याद रखिएगा। बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 यानी कि बुझा हुआ चूना, CaOH का होल 2, ठीक, याद रखिएगा। CaOH का होल 2 बुझा हुआ चूना। अगला संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखें। तो संगमरमर का होता है CaCO3, ठीक। CaCO3 संगमरमर का होता है, इसी को कहा जाता है संगमरमर, इसी को कहा जाता है चूना पत्थर, इसी को कहा जाता है चूना पत्थर, यही है संगमरमर चूना पत्थर, इसी को कहा जाता है खड़िया भी इसी को कहते हैं, ठीक, खड़िया। तो इसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से कौन अलग है। तो ऑप्शन में दे देगा चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, तीनों तो एक ही है, तीनों का CaCO3 होता है, तीनों तो एक ही है। और फिर नीचे देगा NaCl यानी कि नमक है, इन नमक को मारिएगा आंसर, ठीक। ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई पूछा जाता है, ठीक, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, दो आयनों का अदला बदली क्या कहलाता है? तो द्वि विस्थापन कहलाता है। जहाँ पे दो आयनों का अदला बदली होता है उसे द्वि विस्थापन हमको बताए थे। द्वि विस्थापन अभिक्रिया में आयनों का अदला बदली हुआ होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का निष्कासन किस अभिक्रिया में होता है? तो ऊष्मा क्षेपी में हमको ट्रिक क्या बताए थे? ऊष्मा का निष्कासन यानी कि निकल जाता है। ऊष्मा कैसे निकलता है? तो छेद करके, अभिक्रिया में छेद करके, छेद से छेपी, अभिक्रिया में छेद करके ऊष्मा निकल जाता है। छेपी छेद करके अभिक्रिया में छेद करता है, निकल जाता है ऊष्मा, तो उसे छेद से छेपी, ये ट्रिक बताए थे। ठीक। आज जबकि ऊष्मा शोषी कहते हैं, सोच लेता है, ऊष्मा का अंदर शोष करता है, अवशोषित कर लेता है, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा शोषी कहलाता है, ऊष्मा का निष्कासन क्या कहता है? ऊष्मा क्षेपी कहलाता है। ठीक। अगला प्रश्न, विद्युत के कारण होने वाली अभिक्रिया का उदाहरण लिखे। तो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होता है जो विद्युत के कारण संपन्न होती है उसे विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल। रासायनिक अभिक्रिया तो नॉर्मल हुआ, क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण था। रासायनिक अभिक्रिया का बारे में पढ़ना है, और जो रासायनिक अभिक्रिया विद्युत से होती है उसे विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया को उदाहरण दें। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हो गया हमारा पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होता है, इसलिए इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होगा? तो जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होगा? जिंक को क्या कहते हैं? Zn, और सल्फेट को SO4, तो क्या हो जाएगा? ZnSO4। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ZnSO4, देख सकते हैं यहाँ पे आंसर में हो जाएगा ZnSO4। अगला प्रश्न, जल का सूत्र क्या होता है? इसका भार कितना होता है? तो याद रखिएगा, जल का सूत्र होता है H2O। ये तो हम बचपन से ही पढ़ा जा रहा है। जल का सूत्र होता है H2O, जल यानी कि H2O। इसका भार होता है 18 ग्राम। ठीक, 18 ग्राम होता है, याद रखिएगा 18 ग्राम। 18 ग्राम कैसे होता है? ऑक्सीजन का 2 परमाणु होता है। ऑक्सीजन का यानी कि देखिए, हाइड्रोजन का कितना है? 2 परमाणु, यानी कि 2 गुना हाइड्रोजन का कितना वजन होता है? हाइड्रोजन का वजन होता है 1 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 1 है, तो 1 गुना ऑक्सीजन का 1 है। ऑक्सीजन का वजन होता है 32 ग्राम, तो 32 हो गया, सॉरी 16 ग्राम होता है। 8 दूनी 16, 16 ग्राम होता है। 8 दूनी 16 होता है, तो 16 ग्राम। और 16 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 16 2 कितना हो? 16 2 18 ग्राम होता है। ठीक, याद रखेगा 18 केजी नहीं होता, 18 ग्राम होता है। आप फोकस कीजिएगा यहाँ पे, 18 ग्राम होता है। ठीक, याद रखेगा 18 ग्राम होता है। हाइड्रोजन H2O यानी कि जल का वजन कितना होता है? 18 ग्राम होता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चिप्स की थैले में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसका सब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि चिप्स की थैले में कौन सी गैस भरी जाती है, क्यों भरी जाती है? तो याद रखिएगा, इसका प्रश्न का आंसर लिख देंगे कि चिप्स की थैले में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि यह निष्क्रिय गैस है, इससे भोजन ऑक्सीकृत नहीं होता है। जो चिप्स होता है अंदर पैक किया गया वो ऑक्सीकृत नहीं होता है। और नाइट्रोजन है ना, जब चिप्स को थैली का आप देखिएगा प्लेन में ले जाएगा तो फिर फूल जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का अंदर से प्रेशर बढ़ जाता है तो फूल जाएगा। और जब नीचे ज़मीन पे लगेगा तो थोड़ा पचकर रहेगा, यानी कि नाइट्रोजन उसके अंदर भरा जाता है। जो नाइट्रोजन होता है सब संभाल लेता है अंदर। ठीक, और नाइट्रोजन होता है जो ऑक्सीकृत नहीं होने देता है। ठीक। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाना कैसा परिवर्तन है? तो देखिए, दूध से दही बनाना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक, परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। इसका याद करने का ट्रिक क्या देखिए, रासायनिक परिवर्तन जो पुनः नहीं हो सकता है, एक बार हो जाने के बाद उसे पुनः नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जबकि भौतिक परिवर्तन एक बार अगर वो हो गया ना तो उसे पुनः वापस ला सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? दूध से दही बनना। यदि हम दूध से दही बना देंगे तो हम वापस दही से दूध नहीं बना सकते हैं। दही से दूध हम वापस नहीं बना सकते, यानी क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। वही यदि हम पानी से बर्फ़ बना देंगे, पानी से बर्फ़, तो हम वापस बर्फ़ को पिघला कर पानी बना सकते हैं, यानी कि क्या? भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन करने हेतु रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत को पालन करने हेतु। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि उत्पाद अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों का तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों का वेट बराबर होता है, सब परमाणु का भार बराबर होता है। ठीक, दोनों का वेट बराबर होता है, ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है, अभिकारक और प्रतिफल दोनों का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है, इसलिए इसका द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत को पालन करने के लिए संतुलित किया जाता है। ठीक, अब क्या 4 गो क्वेश्चन है, 2 को देखिए। अगला है कि गैस और अवक्षेप को संकेत से किस प्रकार से लिखा जाता है? तो याद रखिएगा, गैस को ऊपर के तीर से
दर्शाया जाता है, जबकि आप शेप को नीचे के तीर से दर्शाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा, गैस को ऊपर के तीर से, जबकि आप शेप को नीचे के तीर से दर्शाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा, गैस को ऊपर के तीर से, गैस को ऊपर के तीर से दर्शाया जाता है, जबकि आप शेप को नीचे के तीर से। ठीक, अगला प्रश्न 25 नंबर, मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए। तो मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg, कार्बोनेट का CO3, तो MgCO3 हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। यदि कहते कैल्शियम कार्बोनेट तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है कि दो या दो से अधिक तत्वों का जोड़ना क्या कहलाता है, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम आपको बताए थे, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ में होगा। इसी के साथ हमारा द एंड होता है। इसका हम लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होता है जो 12 प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए ये कराना बहुत जरूरी था, हम आपको करा दिए। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आपको ये करा दिए जनरल क्वेश्चन जो होता है, जो ये 12 पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए हम आपको ये पूरा करा दिए A to Z। आपको ये कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव के लिए इसका सुपर बोर्ड नोट्स ले आएंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप शेयर कीजिए, आपका मर्जी, लाइक कीजिए, आपका मर्जी, सब्सक्राइब कीजिए, आपका मर्जी, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से ना हमें मोटिवेशन मिलते हैं। आपके एक कमेंट से, कमेंट ही तो आपको हमको जोड़े रखता है। कमेंट से ही तो हम पढ़ पाते हैं आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ तक पढ़ रहे हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, मतलब किस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि नहीं चीज़ों को, तो किस प्रकार से आपके सामने चीज़ों को प्रकट किया जाए। तो कमेंट पढ़ के तो हम समझते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक से थोड़ा समझते हैं कि हम बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं कि नहीं, पढ़ पाते हैं कि बच्चों को वीडियो कैसा क्या थी, समझ में आया कि नहीं। सब्सक्राइब से थोड़े ना पढ़ पाते हैं, हम पढ़ पाते हैं कमेंट से, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।